बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल की बारिश के बाद थोड़ा संभल गए होंगे। कल जी बारिश तो हुई जो पानी खड़ा हुआ, बहुत सारे घरों के अंदर पानी आ गया। मतलब मैं लिटरली जब भी अपना कोई सोशल मीडिया ऐप खोल रही थी तो लोगों के जो विजुअल्स हैं कि घरों में, ड्राइंग रूम्स के अंदर, कारपेट्स के अंदर, मतलब इतना पानी था हर जगह, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। और उसके साथ साथ जो पानी खड़ा हुआ, दो के हमने कल सुबह से वाले से काफ़ी बात कीजिए, पानी है, बारिश बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया ने एफर्ट पुट की, पानी निकल गया टाइमली। बहुत सारे इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम और इस तरह के मामलात ऑलरेडी हैं। सो आई होप कि एवरीवन इज़ सेफ। जी आपके घरों में अगर पानी आया तो आपने सफाइयाँ वगैरह कर ली है, क्योंकि कल मैंने अपनी टेरेस की विंडो खोली तो उसमें से भी अच्छा खासा पानी मेरे लाउंज के अंदर था। तो आई वॉज़ वेरी वरिड कि अभी हम जहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो कच्चे मकानों में लोग रहते हैं या जिनकी थोड़ी इतनी हाइट नहीं होती घरों की, उनके घरों में क्या मसाइल होंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया होगा। और लेकिन आप तैयार हैं, आइंदा आने वाले दिनों में भी मानसून बारिशों के हवाले से पेश गोई है और इसी शिद्दत की बारिशें हैं। सो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है और साथ साथ घरों से निकलते हुए एहतियात भी करनी है। साथ साथ जी कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम कल उतनी ज़्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन आज हम आगाज़ एज़ यूजुअल पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से करेंगे। जी जमात इस्लामी का आपको पता है रावलपिंडी में धरना जारी है। वो धरना ख़त्म करने की हुकूमती ख्वाहिश से इनकार कर चुकी है, जबकि जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात के अगले दौर के साथ धरने और एहतजाज की जो नई शक्ल है, इस पर भी गौर किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने जी धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया भी दे दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत PTI पर पाबंदी के हवाले से खासी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। पहले PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया और अब ये जिम्मेदारी जो है इदारों पर डाली जा रही है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में PTI की गुंजाइश नहीं बनती। इदारे जब ज़रूरी समझेंगे तब PTI पर पाबंदी का फैसला कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जी PTI को यकीन है कि यह हुकूमत अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इसके हवाले से मुख्तलिफ वज़रा स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, टॉक शोज़ में बैठ के बात भी कर चुके हैं। अपोजिशन पार्टीज़ का जो ग्रैंड अलायंस बनाने का PTI ने 15 रोज़ में ऐलान किया है। और उमर अयूब साहब ने कहा है कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फ़ौज अवाम में से है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फ़ौज और PTI के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ नए इंकशाफात किए। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ और फैज़ हमीद से मुलाकात की, एक बार फिर इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। मुल्की सियासत जी, ये जो धरना है, इसके बाद तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम नून की हुकूमत है, हर महाज के ऊपर कोई ना कोई ऐसा चैलेंज मौजूद है जिसमें आए रोज़ कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। इसी हवाले से हम तज्जिया ले लेंगे। शनीला हमारे साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शनीला साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इस धरने की बात कर लेते हैं जो जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जारी है। और कल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर इस तरह से मामलात रहे तो फिर ये हुकूमत हटाओ तहरीक भी बन सकती है, ये एहतजाज या धरना है। क्या कहेंगी इस हवाले से? अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया अर्मला। मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत बचाओ तहरीक की तरफ जाएगा या इससे हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अभी जो धरना है जमात इस्लामी का, उसने एक तो जो मामूलात हैं ट्विन सिटी के, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। एक तो होता है तहरीक लब्बैक जैसे आ रही थी, उनका जब धरना था तो हमें फैज़ाबाद बंद कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बंद कर दिया गया, लोग बहुत ज़्यादा उनका मुतासिर हो रहे थे। ये एक साइड पे धरना दिया गया हुआ है, नो डाउट धरने में लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो ऐसी है जो कि अवामी है। हर बंदा इस वक्त बिजली के बिलों से तंग है और उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अवाम उसके अंदर रिलीफ चाह रही है। और IPPs का मसला भी बार बार उठाया जा रहा है, हर कोई उसके मुआहदों के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये IPPs के जो मुआहदे, इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने इसमें गारंटीज दी हुई हैं। रिकॉर्डिंग का मामला हमारे सामने है कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर किया था तो फिर हमें मिलियंस डॉलर के हिसाब से जुर्माना देना पड़ा, जो कि पाकिस्तान की मईशत तो मुतहम्मिल नहीं है। जहाँ पे आपके ज़रिए मुबादला के ज़हायर में कुछ आपको चाइना ने दिया हुआ है, कुछ सऊदी अरब ने दिया है, कुछ UAE ने दिया हुआ है।
तो आप उन ज़र मुबादला के ज़ाहिर के साथ आप IPPs के मुआहदे तो ख़त्म करने नहीं जा सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि आप उनके साथ निगोशिएशन करें कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर, कि जहाँ जितनी बिजली हम इस्तेमाल करें आप हमसे उतने पैसे लें, जो बिजली हम नहीं इस्तेमाल करें उसके पैसे मत दिए जाएं। अगर हम चाइना के पास जा रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप रीनिगोशिएट करें, रीस्केड्यूल करें हमारे साथ जो कर्जे हैं उनको, उनका टाइम फ्रेम आगे कर दें, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, तो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं आप उनसे भी बात करें और आप उनको भी मुल्क की जो इस वक्त मैशियत है उसको लेते हुए कॉन्फिडेंस के अंदर लें। तो ये वो चीज़ है जो हुकूमत कर सकती है, इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा लगेगा। जो जमात इस्लामी चाह रही है कि जी आप फौरी तौर पे 50% जो है वो बिल कम कर दें, आप बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दें या बिल्कुल IPPs के साथ मुआहदा खत्म कर दें, वो नहीं हो सकता। तो हुकूमत बचाओ तहरीक की तरफ, हटाओ तहरीक की तरफ अगर वो जाते हैं तो तहरीक देखें, तहरीक चलाने में और एक जगह धरना करने में बहुत फर्क होता है। आप आराम से बैठे हुए, धरना हो रहा है, लोग आ रहे हैं, रात को ज्यादा होते हैं, दिन को नहीं होते हैं, आप उनके साथ खिताब कर रहे हैं। लेकिन जब आपको तहरीक के लिए निकलना होगा तो आपको इतनी बड़ी तादाद में अवाम को लाना होगा और आपको तमाम मुश्किलात फेस करनी होगी। फिर जो रियासत खड़ी करेगी वो आपके वर्कर्स को भी पकड़ेगी, वो आपके लिए कंटेनर्स भी खड़े करेगी। उसके लिए जमात इस्लामी कितनी प्रिपेयर है वो मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि पहले भी इनके चंद वर्कर पकड़े गए थे तो आपको इस्लामाबाद के अंदर लोग भी नजर नहीं आए थे। लेकिन जब इनकी हुकूमत से बातचीत होगी, ये एक जगह पे बैठ गए, तो फिर उसमें लोग आने शुरू हो गए। आप तहरीक इंसाफ को देख ले, वो अभी तक कोई जलसा नहीं कर सके, वो कोई एहतजाज नहीं कर सके, क्योंकि जब रियासत फिर आपके रास्ते में रुकावट बनती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा शिद्दत और बहुत ज्यादा अवामी ताकत के साथ आना पड़ता है, जो कि फिलहाल मुझे पाकिस्तान के अंदर भी नजर नहीं आ रही कि कोई भी ऐसी तहरीक बनेगी जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर ले। अच्छा शरीर साहब, आपने खुद कहा कि अभी जो ट्विन सिटीज़ की जहाँ हम बात कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इस तरह के चैलेंजेस नहीं है रियासत को, इसी वजह से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पुरअमन एहतजाज का भी कोई हासिल वसूल नहीं होता तो फिर जब हम सियासी जमातें वायलेंस या आप कह लें कि उस तरह सी चीज़ों की तरफ जाती हैं तो हुकूमत को बहुत तशवीश होती है, और जो कि रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये हमने माजी में देखा है। तो डोंट यू थिंक कि हुकूमत को अगर ये पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात रखे जा रहे हैं, तो एक बेटर वे में, एक पीसफुल वे में इनको नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि ये जो आगे उन्होंने जो इंदिया दिया है, जो हुकूमत हटाओ तहरीक की बात करें, दो कि उनके पास पावर नहीं है, बट स्टिल एक केओस तो होता है ना जब भी इस तरह का कोई मामला होता है। तो इसको बेहतर नहीं है कि पहले ही तरीके से सॉल्व किया जाए, या जितने मुतालबात है नेगोशिएट करके बातचीत की जाए? देखिए, निगोशिएशन तो दोनों साइड से हो रही है, और होता यही है कि देखिए आप सियासत में जब निगोशिएशन करने जाते हैं तो कुछ लो और दो के ऊपर मामलात खत्म होते हैं, वन साइडेड मुतालबात नहीं माने जा सकते। तो अगर हुकूमत और जमात इस्लामी बैठे तो जमात इस्लामी को भी कुछ लचक दिखानी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी रिजिड है। और उसमें एक बात ये भी जहन में रखें कि जो इस वक्त उनके हैं, उनके लीडर जो हैं अमीर नईमुर रहमान साहब, उनकी सियासत एग्रेशन पे जो है ना वो मबनी है। उन्होंने कराची के अंदर भी एग्रेशन दिखाते हुए, इस अग्रेसिव सियासत करते हुए अपना एक मकाम बनाया कि आज वो जमात इस्लामी के अमीर बने, क्योंकि जमात इस्लामी जो थी ना उसकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ज्यादा इररेलेवेंट हो चुकी हुई थी। इंतखाबात के अंदर भी उनकी उस तरह से सीट्स नहीं आई कि वो पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा कर सके। तो उनको हाफिज नईमुर रहमान जैसे एक लीडर की जरूरत थी जो कि एक अग्रेसिव अप्रोच रखते हो। तो हाफिज नईमुर रहमान जो है वो आपको आगे जाके भी इसी तरह की अग्रेसिव सियासत जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जब वो अग्रेसिव सियासत कर रहे हैं तो इतनी जल्दी अपने मुतालबा से पीछे हटने के लिए लगता है कि तैयार नहीं, क्योंकि जाहिर उनको एक अवामी सपोर्ट मिल रही है, जब धरने में लोग आ रहे हैं, उनकी अवाम उनकी पजराई कर रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी वो पीछे हटे। हुकूमत जो है उनके सामने बहुत ज्यादा माशी चैलेंजेस हैं, वो इतनी जल्दी इनके मुतालबात नहीं मान सकते। तो दोनों साइडों को लचक दिखानी होगी। उसमें जमात इस्लामी को भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि जो वो डिमांड्स लेके आए हैं उसको पूरी करवा के उठे, क्योंकि इस वक्त वो पूरी होने बहुत मुश्किल है। हाँ, हुकूमती साइड जो है वो भी लचक ये दिखाई कि उनके तमाम वर्कर्स उन्होंने रिलीज कर दिए, उनके रास्ते में कोई रुकावट अभी नहीं बनाई गई, वहां पे कोई मुश्किलात खड़ी नहीं की गई, उनको आराम से धरना दिया जा रहा है। लेकिन बिजली के बिलों के ऊपर हुकूमत को कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये अवामी मुतालबात हैं, ये सिर्फ जमात इस्लामी के नहीं हैं। हाँ, ये है कि हुकूमत ने सब्सिडीज दी हुई है 200 यूनिट के ऊपर, लेकिन आप ये देखें
कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं और ये टैक्सेस वो हैं जो खत्म किए जा सकते हैं। आप अपने डेवलपमेंट का जो बजट है उसको कम करके इन टैक्सेस को कम कर दें, तो थोड़ा हुकूमत लचक दिखाए, डेवलपमेंट को छोड़ दें शनीला साहिबा, अपने पर्सनल खर्चे कम कर दें तो काफ़ी बजट बच जाएगा। जितने जितने बड़े हमने शाहराना अंदाज में हम खर्चे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, अब पीटीआई वाला मामला जो पाबंदी के हवाले से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अता तारड़ साहब आए, बात कीजिए हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, पाबंदी की बात हो गई, ऐलान किया गया, और अब एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जब इदारे ज़रूरी समझेंगे तो वो फैसला कर लेंगे कि पाबंदी लगानी है या नहीं। सो ये कन्फ्यूजन किस बात की है इतना? ये क्या आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी कि पूछ ही लेते हैं कि अच्छा हमने पाबंदी लगाने का ऐलान तो कर दिया, हमने इदारों से भी पूछना है या इदारों से भी बातचीत करनी है, अब इदारों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है? अच्छा देखिए, जो नवाज लीग है ना, दो मामला के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की है। एक तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेके कि एकदम आए गए और कहा गया कि एक ऑपरेशन हो रहा है, जबकि उसके बाद जब फौजी इस्टेब्लिशमेंट की साइड से जो बात आई वो ये था कि जी ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा कि जैसे पहले होता रहा कि लोग डिस्प्लेस होते रहे, ये ज्यादातर माफिया के खिलाफ है, स्मगलर के खिलाफ है, दहशतगर्दी का भी इसमें होगा। उसमें यह था कि हुकूमत ने ना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया, ना अपनी दूसरी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया, और ना ही हमारे सामने कोई रोड मैप रखा कि ये ऑपरेशन किस साइड को। ये कंफ्यूजन आई जिसकी वजह से इदारों और इनके दरमियान थोड़ा सा हमें तनाव नजर आया, क्योंकि उनको ये था कि ये जो हुकूमत है वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। इसी तरह पीटीआई के मामले को लेके एकदम से आए हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, साथ ही आपकी तहादी पार्टीज थी उनकी तरफ से रिजर्वेशन आनी शुरू हो गई। आप इदारों को जरूर कहें, लेकिन पहले तो पीपल्स पार्टी की तरफ से रिजर्वेशन आना शुरू हो गए कि आप हमसे पूछे बगैर, जबकि हम आपके साथ हुकूमत में बैठे, आप कैसे उनको बैन कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा सॉलिड रीजन होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को आप इस तरह से बैन नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पूरे रीजन ना आ जाए कि कहाँ किस बुनियाद के ऊपर आप कर रहे हैं। तो आपको ये चाहिए था कि पहले आप अपनी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेते, उसके बाद आप करते। इदारों को अगर आप बात करें तो अभी तक तो 9 मई के ऊपर भी हमें कोई ऐसा बड़ा मुकदमा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कि किसी को सजा हुई हो। अब आप देखें कि सनम जावेद भी रिलीज होगी, आलिया हमजा साहिबा के बारे में भी आ रहा है, जमानतें हो रही हैं, यास्मीन राशिद साहबा को भी जमानतें मिलते, किसी और केस में उनको अंदर कर दिया जाता है। इमरान खान साहब को 12 मुकदमात के अंदर जो है वो रिलीफ मिल गया हुआ है। 9 मई वालों को लेके जमानत उनको दे दी गई और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया उसके ऊपर। तो हुकूमत की अपनी सफ़ों में ये है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये एकदम से आते हैं, ये ऐलान कर देते हैं जिसमें ना इन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया होता है, ना ही पार्लियामेंट के में जाके कुछ बताया हुआ होता है। तो इनको अपना होमवर्क करके इनको आना चाहिए, ताकि जब आप बात करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर आपका अपना मजाक उड़ता है जब आप दोबारा आके बात करते हो। और बात ये होती है कि इनकी अपनी जमात के अंदर भी मसला है कि वो सब एक पेज पे नहीं है। अगर आप देखें तो खुरम दस्तगीर साहब कुछ और बात कर रहे थे पार्टी को बैन लगाने पर, जावेद लतीफ साहब जो थे वो कोई और बात कर रहे थे पार्टी को बैन लगाने पर, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आके कहा कि अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया। तो फिर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दी अगर आप लोगों ने फैसला नहीं किया होता? तो कंफ्यूजन इनके अपने अंदर है, इंटरनली पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है, और ये सब खुद एक पेज पे नहीं है, तभी आए रोज हमें मुतजाद स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं। आई गेस ये हर सियासी जमात का एक मसला आजकल तो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, हर एक के आपस के जो इख्तलाफात कह लें या आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ऑब्वियस होना शुरू हो गया है, और वो जब स्क्रीन पे आके हम देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो नज़र भी आता है। थैंक यू वेरी मच शनीली साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया जी। मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हम तजिया ले रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं, मेरे ख्याल से हम में से हर शख्स उससे रिलेट कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगी में बड़ा जो कह लें आसानी की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली भी नहीं होते थे पहले। आप
चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये एक चीज़ बड़ी कॉमन होती चली जा रही है। सो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और जो टेक मार्केट है इसके अंदर क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, क्या नई डायमेंशंस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर ज़ीशान कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि मशहूर जो कह लें वेल नोन ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और माजी में कई अच्छी और बेहतरीन मोबाइल कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड भी हैं, उनको एक नई डायरेक्शन दे चुके हैं। इसके साथ साथ जी पेशावर ज़ल्मी के फाउंडिंग CEO भी हैं और इसकी क़यादत में कई जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे काम भी किए हैं, लोगों के लिए कन्वीनियंस भी क्रिएट की है और इस वक्त वो CEO ऑफ स्पार्क्स मोबाइल्स एंड डिप्लॉय ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि ये इकॉनमी को लेकर जो इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, चूँकि स्पार्क्स फ़ोन्स को मैं पर्सनली इस फैमिली के साथ बड़ी एसोसिएटेड रही हूँ, सो आई रियली वांट के अपने देखने वालों को भी हम बताएं कि किस तरह से इन्होंने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस इंडस्ट्री के लिए। सो थैंक यू वेरी मच ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपके ज़रा इस नए सारे जो कह लें ना सिस्टम के अंदर जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, आपने लोकल कंपनीज़ को, मोबाइल कंपनीज़ को बड़ा प्रमोट भी किया है, इनकरेज भी किया है, सिंस यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ फेमस वेल नोन ब्रांड्स, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील वेरी ग्रेट जी। आई थिंक कि पाकिस्तान में वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ लोग हैं और अभी मोबाइल फ़ोन एक ज़माने में लग्जरी होता था, अभी इट्स अ नेसेसिटी और उस नेसेसिटी को वी बिलीव्ड कि एक लोकल ब्रांड होना चाहिए जो कि लोगों की इस हमारी जो एक लैंडस्केप है उसको समझे और उसके मुताबिक फ़ोन्स जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो मिशन था कि वी वांटेड टेक्नोलॉजी टू बी एक्सेसिबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस टू ऑल पाकिस्तानीज़, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कुछ टैक्सेस की वजह से मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगे तरीन होते चले जा रहे हैं, बहुत महंगे जी। तो अब हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि अच्छे फ़ीचर्स के साथ, हाई टेक फ़ीचर्स के साथ, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर विद गुड क्वालिटी, क्योंकि देखें फ़ोन एक टेक्नोलॉजी गैजेट है, कभी ख़राब भी हो सकता है, उसमें मसले मसाइल भी आ सकते हैं। लॉट ऑफ क्वांटिटीज़ आर कमिंग जो फॉरेन ब्रांड्स की हैं जो वारंटी के साथ नहीं आते हैं। अगर फ़ोन आप ले लेते हैं ख़राब हो जाता है, अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो माशाल्लाह वी ट्राइड कि हम एक एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क भी साथ में दे सकें कि अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। सो इट्स गोइंग माशाल्लाह वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि पहले एक लग्जरी होता था मोबाइल फ़ोन, अब एक नेसेसिटी है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, लेकिन शायद अब चीज़ें इतनी मुख्तलिफ हो गई हैं पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली कि अब लोगों को समटाइम्स रियलाइजेशन नहीं होती कि जो हमारे हाथ में गैजेट है इस पे हम इस कदर रिलाई कर चुके हैं कि हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान भी हैं, दो के कॉम्प्लिकेशंस एक साइड पे हैं। बट पाकिस्तान के अंदर ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है या ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है विद द टाइम, कितनी फ्लरिश की है? फ्लरिश तो बहुत ज़्यादा की है जी। देखें, देयर वाज अ टाइम कि पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जो थी वो सिर्फ 300,000 पर मंथ के ऊपर थी। ठीक है। अब नाउ इट इज़ 3 मिलियन न्यू फ़ोन्स एवरी मंथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 36 मिलियन फ़ोन्स, 3 करोड़ 60 लाख फ़ोन्स आते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेटली अ $4 बिलियन इंडस्ट्री। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो लोकलाइजेशन या जो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हमने बहुत लेट फोकस किया, जिसकी वजह से फ़ोन महंगे भी बहुत हैं और उसके बाद ये एक जो ट्रेड डेफिसिट का बाइस भी बनते हैं कि जब आप सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर वो लोकल नहीं बन रही हैं तो ना तो जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, ना ही कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारे पास एक ह्यूज ह्यूमन माशाल्लाह कैप, एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ जो अबंडेंटली अवेलेबल है वो ह्यूमन कैपिटल है। और वो ह्यूमन कैपिटल पर क्या होता है, वो डिग्री लेते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, जो हम ब्रेन ड्रेन सुन रहे हैं, इसलिए कि उनके पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ब्रांड्स लाइक अस आर ट्राइंग कि यहाँ पे अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी को क्रिएट करें। हम MOIT के साथ भी बात कर रहे हैं, PTA के साथ भी बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ PSCB और ये जितने भी इदारे हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं या इसमें वो
कुछ ऐसा हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है, जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके पास मौके होने चाहिए कि वो यहाँ पे टेस्टिंग कर सकें, वो यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि थ्योरी तो वो पढ़ रहे हैं मगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एक मोबाइल फ़ोन अगर आपने डेवलप करना है तो उसका बनता कैसे है। दूसरे नंबर के ऊपर लोकलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है कि यहाँ पे कम से कम हम पैकेजिंग शुरू कर सकें। जो पेरिफेरल्स हैं, जिस तरह चार्जर्स हैं, डेटा केबल्स हैं, उसके बैक कवर्स हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मगर अभी भी सब कुछ बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो उसको रोकने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ और जो रेगुलेटर है उसके साथ बहुत ज़्यादा इन टच हैं और हम चाहते हैं कि, क्योंकि देखें इसको हम बोलते हैं ये एलाइड इंडस्ट्री है। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ अगर आप बैक कवर्स बनाने लग जाते हैं, उसकी पैकेजिंग बनाने लग जाते हैं, चार्जर्स बनाने लग जाते हैं, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिससे जॉब क्रिएशन होगा पहले नंबर के ऊपर। दूसरा, यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे आप और फिर आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स गैजेट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं और पोटेंशियल बहुत है। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट सावी हमारा हमेशा से एक रहा है कि हम बाहर से चीज़ें ले आते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। उस मोमेंटम को ब्रेक करने की ज़रूरत है और है यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से आप जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और 3 साल पहले एक पॉलिसी आई भी थी जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस था कि ये पाकिस्तान में लोकलाइजेशन के बाद यहाँ से बाहर फ़ोन कैसे भिजवाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों से सस्ता है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है। ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हम उस मोमेंटम को क्रॉस नहीं कर पाए हैं जिसको कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन द एंड मैंने अभी चूँकि ब्रेक पे भी जाना है, मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहूँगी। जैसे आप भी हम मार्केट की और फिर भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टैक्सेशन, महंगाई, ये सारे फैक्टर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, हमारे यहाँ चैलेंजेस भी उतने बढ़ रहे हैं। पहले शायद जो लोग मोबाइल फ़ोन्स को जैसे आफ्टर 6 मंथ्स अपग्रेड करने का सोचते थे या परचेस करने का सोचते थे, बट अनफॉर्चुनेटली विद दिस इकोनॉमी क्राइसिस और सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने इस मार्केट को भी जो कह लें वो कहीं ना कहीं डाउन करने में रोल अदा किया है। टैक्सेशन का मामला हो, दीगर हमारी स्ट्रैटेजीज़ हो जो शायद उस तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। व्हाट डू यू थिंक कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जैसे आपने लोकल मार्केट के हवाले से बात किया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात की, इसको इनकरेज किया जाए। अच्छा, देखिए 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि बिल्कुल जिसको टर्न अराउंड टाइम हम बोलते थे कि एवरी 6 मंथ्स जो कोई भी साहब हैं या साहिबा हैं वो कोशिश करते थे कि अब मैं नया फ़ोन ले लूँ, क्योंकि बहुत एवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। एवरी 6 मंथ्स न्यू टेक्नोलॉजीज़ कमिंग, न्यू फ़ोन्स आर कमिंग, न्यू मॉडल्स आर कमिंग, तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपग्रेड कर लें। मगर वो उसके साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है। अब यूटिलिटी कॉस्ट और बाकी पेट्रोल कॉस्ट और जो फ्यूल कॉस्ट, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन पिछले 2 साल में रही है जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड है ये 6 से 12 मंथ्स पे चला गया है और शायद 12 मंथ से भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो यूटिलिटी कॉस्ट इंक्रीज़ करती चली जा रही है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा अभी ठीक चल रहा है, बाद में कर लेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपसे कहा कि लोकलाइजेशन की ज़रूरत है, कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको एम्पावर किया जाए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। और उस वजह से होगा, जिस तरह देखिए एप्पल की हम बात करते हैं, एप्पल इज़ अ वंडरफुल ब्रांड। दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता एप्पल यूएसए में मिलता है, क्योंकि इट्स अ यूएसए ब्रांड। अगर आप ज़ारा की मिसाल लें, ज़ारा इज़ अ स्पेनिश ब्रांड और आप स्पेन जाइए तो आपको सबसे सस्ता ज़ारा वहाँ पे मिलेगा। इट मीन्स कि दे हैव सम पॉलिसीज़ फॉर द लोकल ब्रांड्स। अब लोकल ब्रांड को जब आप यहाँ पे एम्पावर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कंज्यूमर को कॉस्ट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और वो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर टेक्नोलॉजी को आपको मुहैया कर सकेंगे। मगर इसके लिए एक एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि लोगों को पाबंद किया जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स हैं, कि वो सर्टन जो एक कैटेगरी ऑफ उसके कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बनाना शुरू करें। अदरवाइज़ आप देखें तो हमारी जो कार इंडस्ट्री है, वी हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, और वो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा, यानी हमारे पास नई गाड़ियाँ नहीं होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इस वजह क्या है कि पिछले 20 साल में इसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सके। सो आई थिंक कि अगर लोकल ब्रांड्स को एम्पावर किया जाए, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी आए, और साथ में फॉरेन ब्रांड्स भी बिल्कुल
कंपैटिटिव पॉलिसी होनी चाहिए। तो आई बिलीव कि फिर ये जो एक जिसे टर्न अराउंड है उसको बेहतर किया जा सकता है और लोगों को अच्छी प्राइस के अंदर हम गैजेट्स फराहम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ईशान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। कम उम्र की शादियों के हवाले से यूनिसेफ की जो जारी करदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1,90,00,000 जो कम उम्र बच्चियां हैं वो शादीशुदा हैं, जबकि 4 लाख लड़कियां जो हैं 15 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध जाती हैं, जबकि 29% के हवाले से बात की जाए तो वो 18 ईयर्स से भी पहले उनकी शादी कर दी जाती है। 20% फिर उसके बाद जो इसमें बच्चियां होती हैं वो ज़ाहिर है कंसीव कर लेती हैं, माएँ बन जाती हैं, और उसके बाद जो दीगर इश्यूज़ होते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड या बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो आज हमारे इस हवाले टॉपिक का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और कम उम्र की शादियों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। सबसे पहले तो ये कम उम्र की शादियाँ जिस पे आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा और मेजर मसला है जो शायद हम उस तरह से उसको सीरियसली नहीं ले रहे, और इससे रिलेटेड फिर ज़ाहिर है माशरे में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, हम उन मसलों को सीरियसली लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई दूसरे लोग हमें बताएं कि ये तुम्हारा मसला है तो हम आमतौर पर उसको लेकर भाग खड़े होते हैं। ये मसला हमारे यहाँ 70 साल से तो कभी इशू नहीं बना, बिल्कुल, इसलिए कि पंजाब एक गर्म इलाका है जहाँ की जो खुराक है, जो लोगों की तहजीब है, जैसे उठना बैठना, तो मामूल में बच्चियों जैसे बड़ी होती है उनकी शादी हो जाती है। बिल्कुल। ये मसला सिर्फ सिंध में पैदा हुआ, वो भी थर में और मिट्टी में। मैंने खुद चूँकि वहाँ विज़िट किया तो एक वक्त में 30 बच्चे इंक्यूबेटर्स में पड़े हुए थे, और 30 बच्चे इतने थे कि आधा आधा पाव के। जो डॉक्टर थे उसके साथ 15 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हम क्या करें, यानी हम इनको बचा नहीं सकते चूँकि वो बचने वाले हैं नहीं। जो उनकी माएँ हैं उनके पास फूड नहीं है। पर ये सिर्फ टिपिकल थर या मिट्टी के आसपास का मसला है, यानी बाकी पूरे मुल्क में KPK में हो, पंजाब में हो, इंटीरियर में हो, बस्ती में हो, हमारे लोग आमतौर पर ज़िम्मेदार हैं, खाना पीना ठीक होता है, गर्मी ज़्यादा है तो बच्चियाँ 8 से लेके 12 साल में बड़ी हो जाती हैं, और कहीं कहीं उनकी शादी जल्दी हो जाती है। मैं पिछले को 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई कि अर्ली शादी होने की वजह से बच्चियों को मसला हुआ हो। यानी वो ख़ानदान को नहीं समझना, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़ाहिर बचपन में बचपना होता है। अदरवाइज़ कुदरत ने हर जगह का अपना माहौल बनाया। देखें पंजाब में गर्म इलाका है, यहाँ की चेहरे और तरह के हैं, रंग और तरह के हैं। आप पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ की बच्चियाँ बच्चे, उनका खाना पीना, पूरा कल्चर अलग है। ये यूनिसेफ ने हमें हाल ही में हम पे इंकशाफ किया है, और हमने तो कभी तहकीक नहीं की 12 साल के कितने हैं, 15 के कितने, 20 के कितने। हमारी तो मर्दमशुमारी इतने सालों बाद। हाँ जी, मुझे याद एक दफ़ा यूनिसेफ वाले इस तरह के काम करते रहते हैं। इन्होंने एक दफ़ा बुलाया प्रोग्राम में कि बच्चों पे बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो हमें बताया गया कि अमेरिका के सदर का बेटा अखबारें में बेचता है, लोगों घर फेंक के आता है जी। उनके कैलिफोर्निया के गवर्नर का बेटा घर में वो करता है, पेंट करता है। तो हमने सिलेबस में मेहनत की, अजमत के जो रोल मॉडल थे वो इनको रखा हुआ था। अब आप हमें बता रहे हैं कि बच्चे काम करें तो गुनाह होता है, और तुम सब बड़े गुनाहगार लोग हो। तुम इन्हीं जो चीज़ें हमारी नहीं हैं, दूसरे हमको आके बाज़ दफ़ा बताते हैं कि भाई जी तुम ठीक हो जाओ, तुम कम अकल हो और तुम्हें उन मसाइल का पता ही नहीं है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी उसी तरह का है। अगर कहीं इसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए, देख कानून हमारे में मौजूद है 18 साल वाला, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन इसको यानी एज ए इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पर कौम खड़ी होके
वो कान खड़े लेकिन हो सर ये जाए। इशू तो है, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी क्योंकि कम उम्र की शादियों के बाद हमने बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन और इस चीज़ों का शिकार होते हैं, अब शायद विद टाइम चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ भी हो रही हैं। और यूर राइट कि थर और मिट्टी के इलाकों की जहाँ बात करें, ज़ाहिर आपने ऑब्जर्व किया है, बट पंजाब के अंदर भी बहुत सारे ऐसा तबका है जो इस तरह के मसाइल का शिकार है। मुझे ब्रेक लेनी है, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से हम करवाने वाले हैं जिनसे मैं ऑफर बात कर रही थी, और मैं जब सुन रही थी उनकी जर्नी मुझे डर भी लग रहा था और मैं सोच भी रही थी कि जिन लोगों को माउंटेनियरिंग का क्रेज़ होता है या पैशन होता है वो किन हालात के अंदर अपने इस पैशन को परसू करते हैं। और स्पेसिफ़िकली जब हम ख़वातीन के बारे में कहते हैं ना, बड़ी नाजुक होती हैं, ये नहीं कर सकती, ये जो खातून है ना, आप इनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये माउंटेन सर करके आई है और अकेले करके आई है। जनाब आज हमारे साथ पाकिस्तानी को पहमा अनम अजीज़ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पिक जो है इन्होंने सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन चुकी हैं। और अनम के करियर की दूसरी जो है, अनम उज़ैर की दूसरी 8000 मीटर जो है वो बुलंद चोटी है जो उन्होंने सर की है। इससे कबल अगर बात की जाए तो अनम ने अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ नेपाल के अंदर जो मनोसलो पीक है वो भी सर की थी। और ब्रॉड पिक को सर करना अनम के लिए इस वक्त, चूँकि जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया कि किसी जो कह लेना एडवेंचर या सर्वाइवल वाले फेज से कम नहीं था, क्योंकि इनको इस बार बहुत सारे चैलेंजेस मिले। और अभी ये मुझे अपनी सेंसेशन का बता रही थी और इनके हाथ और इनके ज़ख्म देख के मुझे लग रहा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रहा है इनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच अनम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अनम मुझे पहले बताएं, अनम उज़ैर है आपका पूरा नाम? जी बिल्कुल, अनम उज़ैर है। अजीज़ बोली थी, अनम उज़ैर है इनका नाम। सो अजीज़ मुझे नहीं पता कौन है। पत्नी यहाँ पे लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने आपको बोला। अच्छा अनम, मुझे अब ये बताएं कि आपका ये जो आपने हिस्ट्री क्रिएट की है, किस तरह का चैलेंजिंग सफ़र था ये आपका समिट, और आपने इसको कैसे कंप्लीट किया? थोड़ा सा हमारे सामने पिक्चर रखें इसकी। बहुत चैलेंजिंग था और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से किया है। और बाकी स्ट्रेंथ ठीक है, वो मैंने अपनी 100% एफ़र्ट लगा दी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के साथ किया है मैंने। और मुझे इतना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने रुकना है या मैंने इस तरह से समिट किए बगैर वापस चले जाना है, क्योंकि वो एक एम बनाया हुआ था, एक टारगेट बना के तो फिर मैं इसको लेके चली हूँ और मैंने कहा कि बस रुकना नहीं है, बस चलते जाना। अच्छा अनम, मुझे अपना थोड़ा सा जर्नी बताएं कि आपको ये पैशन या ये जब शौक़ कैसे हुआ, किसको देखा फैमिली में, आपके हस्बैंड आपको ऐसे मिले जिनको इस तरह का पैशन था। सो ये जो चीज़ है ये बहुत एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लगती है, बट व्हेन इट कम टू गर्ल्स हम थोड़े होते हैं डरपोक, कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा होता है। ऑफ कोर्स लगता है, डर लगता है, लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ता है। डर अभी भी मुझे बहुत सी जगहों पे लगा। अच्छा। और इतना डर लगा कि मतलब अकेले अगर मैं आ रही हूँ, मेरे गाइड की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई वाज ऑल अलोन, तो उसमें एक दो जगह पे मैं गिरी भी हूँ और अपने आप को जो एकदम से मैं इतना फॉल नीचे जाती ना, मैंने अपने आप रस्सी ऐसे, ये देखिए ये रस्सी को ऐसे करके मैंने लपेटा है अपने हाथ में और फिर अपने आप को रोका है। बहुत सी जगहों पे सर्वाइवल सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। और शौक़ की बात करूं तो सबको ये लगता है कि शायद उज़ैर को शौक़ था और फिर शादी के बाद जो है वो मुझ में आ गया। और उज़ैर की साइड पे सबको लगता है कि शायद मुझ में शौक़ था और उज़ैर को आ गया। तो इसलिए ये मिस्ट्री है, इसका जवाब हम नहीं देंगे किसने किसको शौक़ किया। चलो ठीक है, चले अब हम इसको छोड़ते हैं। अब आप पहले ये बताएं, पहले जब आप अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जो आपने नेपाल के अंदर चोटी सर की थी, और अब आप खुद गई हैं, सो क्या डिफरेंस लगा? ज़ाहिर है आपको एक सपोर्ट सिस्टम साथ होता है तो चैलेंजेस आप शायद फिर भी कुछ हौसले से ओवरकम कर लेते हैं, और जब आप अकेले कर रहे होते हैं, और मैं स्पेसिफिकली आपसे आपके एज अ पर्सन जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जाती हैं, हम उनको देखते हैं, उनके मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हस्बैंड के साथ जाने से या कोई मेल सपोर्ट हो आपके साथ और आप अकेले जा रहे हैं बीइंग अ फीमेल,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस Yeah, I can है, imagine. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि बंदे ने एक बात कह दी है तो उसको लोग समझेंगे, मानेंगे। एक खातून ने कोई बात कही है तो वो लिटरली कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जितनी भी Modern हो जाए, modern सब हो जाए, या। लेकिन वो उस बात को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस बात को उस तरह से मानेंगे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे बीइंग अ फीमेल और वो भी इस तरह से अकेले जाने में, प्लस ये कि मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अपने साथ नेपाली शेरपा रखते हैं। ठीक है। एज अ गाइड आपने रखना होता है अपने साथ। ठीक है। नॉर्मली लोग नेपाली शेरपा रखते हैं। मैं अगर पाकिस्तान में अगर जो हमारी एक दो और माउंटेनियर्स हैं, मैं उनके भी हिस्ट्री देखूं तो वो नेपाली शेरपा के साथ हमेशा जाते हैं। ठीक है। इन माई केस आई वॉज विद पाकिस्तानी okay. गाइड्स। सो वो कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत आगे आ जाती हैं इन सब चीज़ों में भी, I can पहाड़ imagine. में भी। Yeah. ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम यहाँ पे बैठ के जिस तरह की हमारी मेंटालिटी होती है कि ठीक है देखा जाएगा, ठीक है हो जाएगा, पहाड़ में भी हम उसी तरह से for granted ले हैं, रहे होते हैं। उसी तरह से हालांकि हैं, दैट्स उसी लाइक अ तरह से। लाइफ डेथ सिचुएशन। आप एक चीज को सबमिट कर रहे हैं, हालात, मौसम, सारी चीजें, यू हैव टू बी वेरी 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 सीरियस। Yeah. लेकिन हम थोड़ा सा नहीं हैं इस बारे में, और वो एक अलग डिबेट है कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं और क्या चीज़ें किस तरह ठीक हो सकती हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे लिए इतनी सर्वाइवल सिचुएशन थी कि आई वुड हैव डाइड देयर, क्योंकि मैं डेथ जोन से विदाउट ऑक्सीजन आई हूँ। मैंने जब इसका समिट, ब्रॉड पीक का समिट सबसे लंबा समिट है। मतलब हम ये देखते हैं ना बाकी पहाड़, मतलब हमारे 14 पहाड़ हैं 8,000 प्लस जी, तो उसमें सब बाकी पहाड़ देखें तो वो सीधे आप ऊपर जा रहे हैं। ये जो ब्रॉड पीक है इट्स वेरी ऊपर जाके टेक्निकल भी, इसमें बहुत सारे समिट्स आते हैं और फिर उसमें आपने ट्रेवर्स करके, कभी रॉकी समिट आ रहा है, कभी कोई समिट आ रहा है, कभी डिफरेंट चीज़ें करा के, और सबसे लंबा समिट है 16 घंटे लगे थे। शाम को 7 बजे चलना शुरू किया था और सुबह 11:30 बजे समिट पे पहुँचे। 11:30 बजे समिट पे पहुँच के जब वापसी के लिए चलना शुरू किया, अब मेरी ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गई थी। और मेरे साथ ये भी था कि मेरा जो गाइड था उसकी स्टार्ट में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे केस में ये भी था कि उसके पास मेरे वो समिट गोगल्स जो बड़े वाले थे वो भी पड़े हुए थे, जो कि नॉर्मली वो लगाते हैं कि हवा नहीं जाए। अब मैं वो भी उसके पास होने की वजह से मुझे वो भी नहीं मिल सके। तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस मुझे अभी भी ब्लरी नज़र आ रहा है। मुझे तब स्नो ब्लाइंडनेस हो गई अब समिट के बाद। अब आई वॉज बीइंग टू स्लो, अब वो स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से भी, और मेरे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। मतलब वहाँ से सर्वाइवल, नॉर्मली जो डेथ्स होती हैं ना वो वापसी पे इसी तरह से होती हैं कि बंदा फिर बैठ जाता है कि ठीक है बस मैं नहीं जा रहा। एंड देयर वाज अ पॉइंट, दे केम अ पॉइंट कि मैंने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ बस, ठीक है, क्योंकि पीछे से जब मेरा गाइड आया एंड ही वाज सेइंग कि चलो चलो तेज़ चलो। अब मुझसे तो चला नहीं जा रहा था, बिकॉज जब आप ऑक्सीजन अचानक से उतार देंगे ना 8,000 पे, तो मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने सबमिट कर लिया, मैं सबमिट करके नीचे चली गई हूँ और मैं सो रही हूँ। अब आई वॉज स्लीपिंग, मुझे अभी भी नहीं याद कि मैंने वो कैसे कवर किया डिस्टेंस। इट वॉज स्केरी, क्योंकि जैसी मैं जा रही होती थी और मैं अचानक गिरती थी तो एकदम मुझे ख्याल आता था नहीं मैं उठी हुई हूँ और मैं इधर हूँ, इधर प्रेजेंट हूँ। मुझे ये लग रहा होता था कि मैं सो रही हूँ और मैं नीचे जा चुकी हूँ सबमिट करके। मैं अब वो रात के 12 बजे मैं पहुँची हूँ कैंप 3। नॉर्मली लोग 7-8 बजे तक पहुँच गए हुए थे नीचे, क्योंकि वापसी पे जाते हुए स्पीड तेज़ होती है। मेरे केस में आई वाज स्नो ब्लाइंड, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन मुझे नहीं थी। मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी। मेरे इट वाज सच काइंड ऑफ सर्वाइवल थिंग फॉर मी। मैंने सिर्फ सबमिट नहीं किया। आई एम सो ग्लैड कि आप खैर आफियत से आए हैं। बट अनम, ऐसे मौके के ऊपर व्हेन यू वर सेइंग कि मेरा दिल किया कि मैं बैठ जाऊं, क्या चीज़ होती है जो आपको थोड़ा, आप कह लें आपको होश में लाती है या थोड़ा मोटिवेटेड रखती है कि नहीं मैंने जाना है? अच्छा, आई टेल यू देयर वाज नथिंग एट दैट पॉइंट कि मैं कुछ मोटिवेट होके जाती। मैं बैठ गई क्योंकि मेरा जो गाइड था वो उसने मुझे कहीं पीछे से उसकी आवाज़ आ रही है
कि चलो चलो, एंड ही वॉज लिटरली सेइंग कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने जाना है और चलना है तो चलो। मैंने लिटरली उसको उस पॉइंट पे, मुझे अभी भी याद है कि एक जगह पे मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, आप जाएं, क्योंकि मैंने कहा कि अच्छा कह रहे हैं कि मेरे 3 बच्चे, मुझे इतनी असाउंड आई, उसके दिमाग में वो चीज़ थी। हाँ, मुझे नहीं आया कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं आया। उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, तो literally You're such a strong girl. Please, I can imagine. it was really tough, but yes, again, अब वहाँ पे बैठे हुए मैंने कहा कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ। Literally, I said मैं यहीं रह जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि there was a man, मुझे कोई आवाज़ आई है और उस आवाज़ ने ये कहा है कि क्या हुआ। अच्छा, उसके साथ, उस बंदे के साथ एक गोरा भी है। उसने कहा कि वी कैन SOS, हेली विल कम। मैं आई वॉज सो अलर्ट, मतलब मेंटली मैं बहुत फिट थी। मैंने बोला कि नहीं हेली नहीं आएगा। तो ही सेड ओह ओके। दूसरा बंदा था, वो लोकल बंदा था एंड ही वॉज सो काइंड। और मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मुझे मैं इस बारे में इसलिए भी अभी थोड़ा सा भी इमोशनल ज़्यादा हो रही हूँ या हो गई हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ही वॉज द हीरो, लिटरली ही वॉज लाइक अ फरिश्ता फॉर मी। उसने बोला कि अब आपने तो सारा का सारा कर लिया है, अभी आगे जो था ना वो बिल्कुल सीधा रास्ता रह गया था, बर्फ़ थी लिटरली, अभी सीधा रह गया था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप पाँव ऊपर करें, और क्योंकि सेफ्टी लगाई हुई है, उसने अपने साथ भी मेरे एक रोप लगाई। उसने कहा कि आप स्लाइड करके आ जाएं। अभी बिल्कुल सीधा रास्ता रह गया था, बट मेरा माइंड, क्योंकि वो उस टाइम पे उस तरह से चल नहीं, क्योंकि मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, ये मेरा इशू था। उसने कहा कि नहीं आ जाए बाजी, बस थोड़ा सा रह गया है बस। और मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि आप मुझे ले जाएंगे, मैंने लिटरली उसको ये कहा है। उसने कहा कि हाँ चलें। अच्छा, उसने मुझे थोड़ा सा बस जो है ना अपने साथ रोप लगाई है, आगे चला है और मैंने पाँव ऊपर कर लिए। मैं नीचे अब बैठी हुई हूँ, मैंने पाँव ऊपर कर लिए, तो मैं ऐसे स्लाइड करके आगे जा रही थी और मुझे लगा कि बड़ा इजी है। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे जो ग्लव्स थे ना वो पूरे बर्फ़ के साथ मेरी उंगलियों के साथ जुड़े हुए थे और मेरे पाँव के भी कुछ इस तरह के हालात हो रहे थे, तो उसने कहा कि नहीं बाजी, आप ऐसा करें कि आप खड़े हो जाएं। मैंने कहा कि मुझे ना नज़र नहीं आ रहा। उस टाइम पे तो बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल ब्लैक हो चुका। तो उसने बोला कि नहीं, आप ना मेरे शोल्डर पे हाथ रखें और आप चलें, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो आपके हाथ पाँव बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मूवमेंट होनी चाहिए, आप बैठ के नहीं, आप थोड़ी देर चले। अब मैंने उस टाइम, उसने मेरे लिटरली ग्लव्स उतार के ना फेंक दिए। उसने कहा कि दूसरे ग्लव्स कहाँ हैं। अब मैं उसको बता रही हूँ कि वो भी मेरे गाइड के पास और है। आपका गाइड कहाँ था उस वक्त? गाइड पीछे था। तो अब उसने जब उसको बुलाया है तो उसने जो है ना, अच्छा ही वॉज ऑल्सो, अच्छा होता ये कि विदाउट ऑक्सीजन ना आपको ऊपर कुछ समझ नहीं चल रहा होता, और इसलिए उसको भी शायद समझ में नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट गेटिंग दिस थिंग कि भाई ये बंदी को स्नो ब्लाइंडनेस हो गई हुई है या इनको कोई और मसला हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन हेलुसिनेशन हो गई है कि ये सोते जा रही हैं। ही डिडंट रजिस्टर कि हो क्या रहा है असल में, और जब तक उसको समझ ही नहीं आई ना। अब उसने कहा कि नहीं, इनके दूसरे ग्लव्स दो, बिकॉज़ मैं उनसे बार बार कह रही थी कि मेरे दूसरे ग्लव्स आप दे दें, क्योंकि मैंने निकाल के अपने बैग में पीछे रखवाए थे। तो मैं उन्हें कही थी कि ज़रा मेरे ग्लव्स दे। तो ही वॉज सेइंग कि बस चलो। ही वॉज नॉट लिसनिंग। मैं इट्स नॉट अबाउट हिम, मे बी उनको भी विदाउट ऑक्सीजन मेंटली ही वॉज आउट, उसको कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। वो लिटरली मुझे, अगर रात के 12 बज गए थे तो इसीलिए बजे थे कि ही वॉज जस्ट सेइंग कि आप चले। ही वॉज नॉट सपोर्टिंग मी या उस तरह से कोई वो नहीं कर रहे थे। और मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं तो एक स्टेप बस रस्सी पकड़ के ऐसे ही उठा रही हूँ, क्योंकि आई कुडंट सी। और जो पहले वाला पार्ट था जो थोड़ा टेक्निकल और डिफरेंट ट्रेवर्स करके और डिफरेंट चीज़ें,
वो मैं कर चुकी हुई थी, वो शुक्र है अल्लाह का, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। अब इस बंदे ने कहा कि मैं आपको ड्रैग करता हूँ, तो इन्होंने मुझे थोड़ा ड्रैग किया, उसके बाद बोला कि नहीं मेरा अपना क्लाइंट भी है, बिकॉज दे वर ऑल्सो कमिंग डाउन। तो कहा मेरा अपना क्लाइंट भी है, मैं ज़रा उससे पूछ लूँ, बिकॉज वो भी, उसको भी मैंने देखना है। देन ही वेंट बैक, देन माई गाइड स्टार्टेड सेइंग अगैन कि आप चले। फिर मैंने स्ट्रगल किया, फिर कुछ टाइम ऐसे ही स्ट्रगल किया। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें बीइंग पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग के सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है कि हम जो है अब वो ही वॉज ऑल्सो पाकिस्तानी जिसने हेल्प किया, बट अगेन दीज पीपल आर वेरी फ्यू, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लिटरली प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है कि सो दैट दे कैन हैंडल देयर क्लाइंट इफ़ ही इज़ देयर। तो अगर वो अपने क्लाइंट को लेकर गए हैं तो उनको उस तरह से वो होना चाहिए प्रोफेशनल कि वो हर चीज़, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ही कुड हैव नोन के विदाउट ऑक्सीजन ये मर सकते हैं, इनको कुछ भी हो सकता है, ये गिर सकते हैं कहीं से भी। सो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है चेंज होने की ज़रूरत है। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट थिंग, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ड्रैग किया, देन ही वेंट बैक, देन आई struggled again, थोड़ा सा चलने की मैंने। And you don't even remember कि आप कैसे आई हो नीचे? I don't remember. You don't remember that? I don't remember. I just remembered the thing कि जहाँ मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा कि बस मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ वो वाले पॉइंट तक याद है, उसके बाद आपको नहीं याद? मुझे पीछे याद है, एक पीछे मुझे दूर से आवाज़ आती थी कि चलो बाजी, चलो बाजी चलो। मुझे बस इतनी चलो बाजी वाली आवाज़ें याद हैं। और आई डोंट रिमेंबर कि मैंने समिट के बाद जहाँ पे मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी उसके बाद से किस तरह से वो सारा एरिया कवर किया जो कि मैं पहले जाते हुए अकेले स्ट्रगल करके गई थी। आई डोंट रिमेंबर कि वो एरिया कैसे कवर हुआ। फिर देन अगेन कमिंग बैक टू दैट पर्सन, सखावत भाई, ही बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन की कि वो बंदा कौन था। हाँ, सुबह आपको इतना हेल्प किया। सुबह मेरे लिए सबसे बड़ा वो चीज़ थी कि सुबह मैंने कहा कि वो कहाँ है और वो कौन था। फिर मैं उससे मिलने गई हूँ, मैंने जा रही थी, फिर उसको बुलवाया भी कि मुझसे मिलें ज़रूर। उनके साथ पिक्चर ली है, उनके साथ उनको मैंने नंबर वगैरह एक्सचेंज किया और मैंने कहा कि मैं मतलब देखना चाहती थी कि वो कौन बंदा था। देन ही वेंट बैक, और फिर काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि ये फिर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हेडलैम्प होता है दूर से पता चलता है, देन ही केम बैक अगैन और कहा कि मैं लिटरली कहते कि वो गोरे ने मुझे कहा है कि मैं आई विल डाई इफ़ आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, तो मेरे लिए पानी बना कर लाओ। देन ही वेंट डाउन, पानी बनाया और उसको दिया, और उसको देने के बाद ही केम बैक टू मी कि अब आपका थोड़ा और रह गया है। फिर अगैन उसने ये किया कि उसने कहा कि अब बस मैं आगे ही हूँ, बस पाँव ऊपर करके स्लाइड लेके आते जाओ। और मेरा इनिशियल प्लान भी यही था कि मैं वापसी पे ये सारा एरिया ना स्लाइड करके चली जाऊंगी। बट अगेन उसमें ये बस प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई आपके साथ ना हो तो आप राइट लेफ्ट चले गए तो आप क्रेविस में गिर जाएंगे। तो इसलिए उसमें एक बंदा चाहिए होता है। हाउ टेक्निकल दीज थिंग्स आर, और ये मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनम कि आपने जितनी स्ट्रगल, जितनी कोशिश के बावजूद इस सारे समिट को कंप्लीट किया है। आपने एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है उन ख़वातीन के लिए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त आपको देख रहा है, जो सुन रहा है, ये पैशन होता है, आपकी कॉलिंग होती है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब एक पॉइंट पे वो गिव अप करें और उनको कोई ना कोई ऐसा पुश मिले और वो यहाँ तक पहुँचे। और आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ लोगों को ये पेशेंस और ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कोई खातून है, दो कि इट्स नॉट अबाउट अ वुमेन, इट्स अबाउट कि आप एक ऐसे फेस पे, ऐसे पॉइंट पे हैं और ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप एक बंदे का सपोर्ट सिस्टम है एंड यू हैव टू प्रूव दैट वे। सो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने कंप्लीट किया है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद इस तरह के समिट्स, लेकिन टेक रेस्ट, आई कैन सी कि इनके पाँव, इनके हाथों पे जो चीज़ें हैं, ये बहुत हिम्मत की बात है और इस बहुत कम लड़कियां जो है ना इस तरह से कर पाती हैं। और आपके स्टूडियो आने का भी बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। सो जाते जाते मुझे ये बताएं क्या प्लान है आगे? अब आप एक ब्रेक ले रही हैं या ब्रेक फ़ौरन करने वाली हैं, कुछ क्या सोचा है? प्लान देखिए, अब जो मैंने करना था वो किया
और वो इसीलिए किया कि ब्रॉड पीक की अगर एग्जांपल ले लें तो कितनी लड़कियां वहाँ पे गई हैं। इफ़ आई एम बीइंग द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन देयर जो कि वहाँ गई है, तो लड़कियां नहीं जाती हैं, इसका मतलब यही है, और बहुत कम हैं हम। तो इसको हमने बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस तरफ लाना है, और उनमें ये कॉन्फिडेंस और उनके लिए ये चीज़ें, फिर ये भी तो होना चाहिए। अगर मैंने अभी जाकर देखा है, और लास्ट ईयर मैं नेपाल में गई हूँ, सो आई नो वेरी क्लियरली कि क्या डिफरेंसेस हैं और डिफरेंस है चीज़ों में, फैसिलिटीज़ में, प्रोफेशनलिज्म में, इस पूरे फील्ड में कितना डिफरेंस है। तो आई वुड से कि आगे अपने लिए कोई रिकॉर्ड बनाने और अपने लिए कोई चीज़ें करने की बजाय इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर लूँ कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत है। important. मैं अब रास्ता, आई थिंक रास्ता खोला है, अब उस रास्ते को सीधा करना भी ज़रूरी है। You just have to smooth that way for other girls कि वो इस फील्ड में आए। And thank you very much once again। अनम उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं जी, ब्रॉड पीक इन्होंने सर की है, और जिस तरह से इन्होंने अपने जर्नी कंप्लीट किया है, वी शुड बी प्राउड ऑफ हर कि ये एज अ पाकिस्तानी इन्होंने ये काम किया है, और ये काम करना, ट्रस्ट मी, हम में से आप बहुत सारे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते जिन्होंने एज अ खातून काम किया। अनम थैंक यू वेरी मच, गुड लक। अनम उज़ैर हमारे साथ मौजूद थी जी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पाकिस्तान में भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के वाक़यात में आए रोज़ देखने में इजाफा आ रहा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शहरियों के जो जमा पूंजी है उनको लूट लिया जाता है, हत्या लिया जाता है, और उसके बाद शहरी धक्के खाने पे भी मजबूर होते हैं। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक हम कह लें सबूत या क्राइटेरिया उस तरह से नहीं है कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दो कि अगर मौजूद है तो उसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इस तरह की सारी चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग कर दिया है। जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो उसकी तफ्तीश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर रकम वापस मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी कि इन फ्रॉड से बचना कैसे मुमकिन है, किस तरह इसकी निशानदेही की जा सकती है, अगर कोई चीज़ें रेगुलेटेड हैं तो उसके हवाले से क्या बात की जानी चाहिए, अवेयरनेस दी जानी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी मौजूद हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैन थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैन साहब, सबसे पहले तो हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं कि जो साइबर के हवाले से या जिसमें हम ऑनलाइन फ्रॉड्स को जिक्र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कि लोगों के अकाउंट्स में से डिजिटल तरीके से उनके पैसे लूट लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है, किस तरह से ये हो रहा है और पाकिस्तान में वाक़या दिन ब दिन क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करेंगे तो देयर आर टू इमोशंस दैट वी हैव टू कंट्रोल। ठीक है। पहला इमोशन है जहाँ पे हमने लालच पे काबू पाना है। आम तौर पे हमें फाइनेंशियल फ्रॉड में ट्रैप करने के लिए कहा जाता है कि आपका इनाम निकल आया, या आपको कहा जाता है कि आज आपकी लॉटरी निकल आई है, या आपको कहा जाता है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको इस इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ ये चीज़ें हैं जो कि आपको इनाम के तौर पे दी जाएंगी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशंस क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम एक कोड स्पेसिफिकली हमारे अकाउंट से रिलेटेड होता है, या तो हम उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, या हम अपने पिन ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हम अपने पासवर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं। इन रिटर्न होता ये है कि हमारे पास आता कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ होता है वो चला जाता है। दूसरा इमोशन है खौफ का। अब खौफ में क्या कहा जाता है आपका, उसमें आपको ये कहा जाता है कि जी आपका बेटा जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र ना किए तो आपका जो बेटा है वो आज हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उसमें आपको बच्चे की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। आप खौफ पे काबू नहीं पा पाते और पैनिक सिचुएशन में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेटर ऑन आपको पता लगता है आपका जो बेटा या वो स्कूल में है, या वो कॉलेज में है, या वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा इसमें सूरत हाल ये होती है कि आपको एक आपके ब्रांच मैनेजर की तरफ से कॉल आ जाएगी जो कि एक्चुअल आपका ब्रांच मैनेजर नहीं होगा, और वो आपको कहेगा कि अगर आपने ये मालूमात ना प्रोवाइड की तो आपका हम बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक। उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम फौरी तौर पर उसके साथ सारी मालूमात शेयर कर लेते हैं, और जब हमारे अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो लेटर ऑन हमें पता चलता है कि अच्छा ये हमारा ब्रांच का मैनेजर ही नहीं था, क्योंकि नंबर चूंकि सिमिलर आ रहा होता है,
हम ये समझते हैं कि एक्चुअल हमारे ब्रांच से कॉल आ गई, जब जो कि ब्रांच से नहीं होती। तो इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हमने आज तक वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ करना नहीं सीखा। हम क्या करते हैं, हमारे पास खबर आती है, हम उस खबर को पकड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। हमारे पास न्यूज़ आती है, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। हमें उसके रेपरकशंस का नहीं पता होता कि लेट्स सपोज अगर मैं किसी के मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कल को वो किसी इदारे के पास चला जाता है और वो ये कहता है कि जी ये मेरी डेफेमेशन की जा रही है, तो उसमें एक रोल आपने भी प्ले किया जिसने उस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड में लोग खुद अपनी वजह से ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, एक बात हमें और समझनी होगी कि एक आम क्राइम में और एक साइबर क्राइम में फ़र्क है। एक आम क्राइम ये है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे चोरी होती है, ठीक है, पुलिस आती है, तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखेगी, उसके बाद फिंगर इंप्रेशंस की तरफ जाएगी। साइबर क्राइम में देयर इज नो क्राइम सीन, देयर इज नो क्राइम सीन, देयर इज नो प्रूफ। यस, सोशल मीडिया पे जब क्राइम होता है तो उसमें एक फेक अकाउंट तैयार किया जाता है, और जब फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसमें एक फेक सिम इशू की जाती है। अब फेक सिम के बारे में अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद उनकी कोई फेक सिम इशू ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप लेट्स सपोज कि आपको बाज़ औक़ात पता चलता है किसी सड़क के किनारे पे एक शख्स है, वो खड़ा है, वो कह रहा है कि एक सिम के साथ दूसरी फ्री। हमारे यहाँ होता ही है कि जिसको ज़रूरत होती है ना, वो कहता है अच्छा मैं डबल फ़ायदा क्यों ना उठा लूँ, एक के साथ मुझे दूसरी फ्री मिल रही है। जब हम दूसरी सिम फ्री लेते हैं तो वो दूसरी सिम की दफ़ा हमारे से 2-3 दफ़ा थंब वेरीफाई करवा लिया जाता है। बिल्कुल ठीक जो है। BVS डिवाइस होती है, जैसे ही हम थंब वेरीफाई करते हैं तो वो पता चलता है कि एक सिम तो उसने हमें इशू कर दी, बाकी 2-3 सिमें उसने इलीगली हमारे नाम पे इशू करवा के किसी तीसरे बंदे को दे दी। इसीलिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे होते हैं वो उन लोगों के नाम पे किए जा रहे होते हैं, फेक सिम्स के थ्रू किए जा रहे होते हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे नाम से फेक सिम्स मार्केट में इशू हो चुकी हैं। उसका आसान तरीकेकार ये है, आप अपनी किसी नियर बाय फ्रेंचाइज पे जाएं और उस फ्रेंचाइज पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स इशू आ रही हैं आपके CNAC के ऊपर। ठीक है। लोगों को असल में अवेयरनेस नहीं हो पा रही कि जो CNAC है उसके ऊपर जब आपका कोई भी शख्स CNAC मिसयूज कर लेता है तो उसके रेपरकशंस क्या हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड को मैं मजीद अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फाइनेंशियल फ्रॉड ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन कॉल के थ्रू ही ट्रैप किया जाए। इसके और भी बहुत सारे, आज के जदीद दौर में मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि आजकल स्पेशली यंगस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, जहाँ उनको एक वीडियो कॉल आती है और दूसरी तरफ एक खातून होती है जो उनको वो करने पे मजबूर करती है जो कि जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कह सकते हैं। वंस यू हैव डन इट, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद लेटर ऑन वो वीडियो आपको भेजी जाती है कि अगर आपने पैसे ना शेयर किए इस अकाउंट के अंदर ये वायरल हो जाएगी। उसमें लोग इज्जत बचाने की खातिर पैसे शेयर करते रहते हैं और अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो गैंग्स होते हैं ये बड़े मल्टीपल जगहों पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और इनकी आईडीज़ फेक होती हैं, ये मल्टीपल आईडीज़ से आते हैं और समटाइम्स आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन टू ट्रेस देम, क्योंकि आपको पता है जब एक अकाउंट बनता है और वो फौरी बंद कर दिया जाए तो उसको बाज़ का ट्रेस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं यंगस्टर्स को गाइड करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे ऐसे ही बिहेव करें जैसे आम जिंदगी में करते हैं। आम जिंदगी में कैसे करते हैं? ये आप बहुत मुश्किल बात बता रहे हैं जी, मुश्किल है जी, बिल्कुल ऐसा। आम जिंदगी में ये है कि देखें, अगर इस कमरे में एक स्ट्रेंजर आ जाता है तो मैं तो एक्चुअली ये कहता हूँ कि अगर कोई स्ट्रेंजर मेरे साथ आके बैठ जाए तो ये हो सकता है मैं 1 घंटे तक ना उसे बात कर पाऊँ अनलेस और अनटिल वो मुझे अपना तारुफ करवाए, बताए कि मैं कहाँ से आया हूँ। कन्वर्सेशन बिल्ड ना हो। सोशल मीडिया पे डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे हम स्ट्रेंजर्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं, हम स्ट्रेंजर्स के साथ तस्वीरें ज़्यादा जल्दी शेयर करते हैं, हम उनके साथ पैगाम ज़्यादा जल्दी शेयर करते हैं। और जब हम स्ट्रेंजर्स पे यकीन करते हैं तो स्ट्रेंजर्स बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि हमने कभी ज़िंदगी में कभी मिले नहीं होते, जिनको कभी हम ज़िंदगी में जानते नहीं होते और उनके अंदर टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि वो हमारे साथ फ्रॉड कमिट करें। मैं स्पेशली ख्वातीन को ये कहना चाहूँगा, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए जहाँ पे ख्वातीन उन लोगों के साथ 2-2, 3-3 सालों से गुफ्तगू कर रही थी, बातचीत कर रही थी सोशल मीडिया पे, जिनके बारे में एक्चुअली उनको पता नहीं था कि आइदर दे लिव इन पाकिस्तान और दे लिव अब्रॉड। अच्छा सॉरी ज़ैन, मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम है। मैं चाहूँगी आप ये जो आपने बताए सारे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें हुकूमत क्या कर रही है और हमें इंडिविजुअली क्या करना है, क्विकली आप फाइंड आउट। देखिए, एक तो मैं लॉ के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन उससे पर्टेन करता है कि जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड लॉ है वो बड़ा वीक लॉ है। ठीक है। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 को डिस्कस करता हूँ, इट्स अ वीक लॉ।
ओके, ऑल ऑफेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर अवेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिकली वीक लॉ इस तरह भी है कि इसकी पनिशमेंट जो है वो सिर्फ 2 साल के करीब है। एक्चुअल लोगों को चाहे 10 करोड़ का हाथ कोई शख्स उनके साथ जो है वो उनको फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ कर जाए या कोई उनके साथ 15 करोड़ का कर जाए, एक्चुअल इसकी सजा कम है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हो जाए तो आपने सबसे पहले जो है आपने अपनी स्टेटमेंट्स को साथ लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स ये corroborate करेंगी कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में रकम ट्रांसफर हुई है। ठीक है। और उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम सर्कल, जो आपका नियर बाय साइबर क्राइम सर्कल है, जैसे लाहौर में है तो लाहौर में, गुजरांवाला है तो गुजरांवाला में, मुल्तान है तो मुल्तान में, वहाँ पे आपने फाइल करनी है। और उसके साथ जो एविडेंशरी वैल्यू होती है किसी जो जिसको हम कहते हैं एविडेंसेस की, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक की मौजूद हो। ठीक है। उसमें जिस नंबर से आपको मैसेज आया उसके स्क्रीनशॉट्स मौजूद हों और ईमेल्स मौजूद हों अगर आपको ईमेल आई है। और तीसरी अहम चीज़ कि कभी डर के आपने एविडेंस डिलीट नहीं करना, एविडेंस को रख लें। यही स्क्रीनशॉट्स हैं जिनका आपको फायदा होगा कल को किसी मुलजिम तक पहुंचने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जैन, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, इस पर अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। जैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, साइबर एक्सपर्ट है, इस हवाले फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमने सोचा कि आज हम डिजिटल जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करते हुए अब ज़रा डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन्स पे हम इतने आदी हो चुके हैं कि हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और हमारी जो ज़िंदगी है ना उससे बगैर ऐसी अधूरी लग रही होती है। दुनिया भर में डिजिटल या मोबाइल डिटॉक्स के हवाले से बात भी की जाती है, लोग करते भी हैं डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया ऐप से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सो ये डिजिटल डिटॉक्स को दुनिया भर में अपनाया तो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर उससे साइड पे हो जाना, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों में कर सकते हैं, और ये जो हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सेस सोशल मीडिया ऐप्स को देखकर हो रहे हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। डॉक्टर सारा नदीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ज़रा इस डिजिटल डिटॉक्स की टर्म को हमारे देखने वालों के लिए डिफाइन करें, व्हाट इज़ इट? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और डिजिटल डिटॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेशनली स्टार्ट हुई है और अब पाकिस्तान में भी और एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी देखी जा रही है। डिजिटल डिटॉक्स जो है, अब इसके दो मतलब हैं। एक कि हम लोग जो हैं जितनी भी डिजिटल हमारी मीडिया डिवाइसेस हैं, योर फोन्स, योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ठीक है, जो आपको हर टाइम आपके इंक्लाइन रखती है एक ही जगह देखने पे, हम उससे दूर हो जाएं। एक तो इसका ये मतलब है जो अक्सर लोग समझते हैं। दूसरा, इसमें जब हम डिजिटल डिटॉक्स का नाम सुनते हैं हमें ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। एक तरीका होता है कि हम बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएं, ठीक है, और जब हमें लगे कि हम वाकई अपनी सोशल लाइफ ही मेंटेन करें तो हम उसमें वापस आ जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स के बाद जो है अपनी सोशल मीडिया डिवाइसेस वगैरह चेक करें। डिजिटल डिटॉक्स की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है? वो इसलिए क्योंकि पीपल हैव फॉरगॉटन के रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ क्या होती है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक सोशल एनिमल बनाया है, लेकिन जो लोग इसमें भूल जाते हैं और बिल्कुल एक ही जगह मतलब स्टक हैं, फ्रोजन मोड, बिल्कुल कंप्लीटली, दे आर ऑलवेज ऑन देयर फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। और हर टाइम उसमें स्टक रहने के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स निकाला गया है कि लिटरली साउथ कोरिया में इसके बूट कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं एडिक्शन को कवर करने के लिए, वहाँ उन्होंने इंटरनेट एडिक्शन बूट कैंप्स लगा रहे हैं ताकि लोग जो हैं इस चीज़ से 30 डेज़ का वो बूट कैंप होता है जिसमें लोग उसमें फ़ोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, एक सोशल एनिमल, सोशलाइज करना है, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना, बात करना लोगों से, क्योंकि हम बात करना ही भूल गए हैं। ठीक है, अच्छा सारा, ये आपने बात बहुत अच्छी की है कि ये जो दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जा रहा है, हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है या मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हर एक के पास मोबाइल है, अगर उसको एप्लीकेशन के हवाले से पता भी नहीं है, बट स्टिल ही प्रेफर्स कि वो हर वक्त फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव रहे, उस पर देखता रहे।
और उससे हमारी जो अब जनरेशन आ रही है, और एक मैं स्पेसिफिक क्लास की भी बात करूंगी कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखती हैं, ब्रांडेड चीज़ों को देखती हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है जनरेशन के अंदर, वो कॉम्प्लेक्सेस ओवरकम करने के लिए वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है, और ये अनफॉर्चुनेटली कम होने की बजाय दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि सोशल मीडिया एक पावर है, ठीक है। जिस तरह के हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसी तरह इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। सोशल मीडिया यूज़ करें, हर चीज़ के साथ अपडेटेड रहें, कनेक्टेड रहें, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन वही वाली बात, जब हर चीज़ एक्सेस में चली जाए, वो प्रॉब्लम करती है। अब सबसे ज़्यादा जो आजकल हमारी यूथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशल मीडिया, यंगस्टर्स, एक यंग यूथफुल माइंड देख रहा है। सबसे ज़्यादा आजकल मसले जो हमारे पास भी आते हैं क्लाइंट्स वगैरह, वो ये है कि बॉडी इमेज के बड़े इश्यूज आते हैं। या दैट्स वेरी, हर इंसान अपनी बॉडी, सॉरी मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मैंने क्लोजिंग करनी है, बट यू आर सो राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद थी जी। सोशल मीडिया या डिजिटल डिटॉक्स के हवाले से हम बात करें, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो जो है वो पसंद आया होगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को, कल और परसों आप मेरा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।